हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट। डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट, यहाँ पे हम लोग देखेंगे डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल। डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल में एक नेचर पार्टिकल नेचर हो गया, पार्टिकल नेचर, और दूसरा वेव नेचर। अब पार्टिकल नेचर से हमको उसके मास, उसके मोमेंटम के बारे में जानेंगे। तो पार्टिकल नेचर में हम इक्वेशन हमको पता है E=mc², और वेव नेचर में हमको एक इक्वेशन पता है, डेट इज द एनर्जी रिलेटेड विद द वेवलेंथ, डेट इज द E=hc/λ। सो इस दो इक्वेशन को हम मिक्स करेंगे तो यहाँ से हमको लैम्डा और मास में, लैम्डा और मोमेंटम में एक रिलेशन आएगा। सो यहाँ से दो इक्वेशन मिला, पहला इक्वेशन E=mc² और दूसरा इक्वेशन है E=hc/λ। यहाँ पे हम दोनों को इक्वेट कर दे रहे हैं, mc² =hc/λ। अब यहाँ पे लैम्डा h/mc, यहाँ पे हम जो c लेते हैं, c इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट, लेकिन हम इसको जनरलाइज कर देंगे। यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं लैम्डा h/m इंटू वेलोसिटी। इसी को हम बोलते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, where m is the mass of particle, v is the velocity of the particle, and h is the Planck's constant। तो उस पार्टिकल में जो वेव नेचर होगा और उस वेव नेचर के चलते जो वेव लेंथ होगा, डेट वेव लेंथ इज गिवन बाय द h/mv। सो हमने क्या किया, इस दोनों नेचर को हमने यहाँ पे मिक्स कर दिया, वहाँ से इक्वेशन आया, वहाँ से ये इक्वेशन बताता है लैम्डा मास वेलोसिटी के बारे में रिलेशन। सो यहाँ से हम लोगों ने ये देखा। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे लैम्डा h/mv और लैम्डा h/mv, m इंटू v, यहाँ पे हम p लिख सकते हैं, mv=p, डेट इज मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। अब ये इक्वेशन है, इट इज applicable for microscopic particle like electron, proton and इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन
He plus alpha particle etc, He plus 2 plus पार्टिकल एक्सेट्रा। तो ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए अप्लीकेबल है, जिसका मास क्या है, नेग्लिजिबल है, जिसका मास बहुत कम है, उसके लिए ये इक्वेशन अप्लीकेबल है। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि वे लैम्डा इज कैलकुलेटेड और लैम्डा इज measured significantly for microscopic particle। एक लैम्डा का वैल्यू जो होगा सिग्निफिकेंट होगा, वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए होगा। यदि मास ज़्यादा हो जाए तो ये इसका जो वैल्यू होगा, लैम्डा का वैल्यू होगा, वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। सो इट इज़ अप्लीकेबल फॉर द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। सो यहाँ से हमने देखा लैम्डा इक्वल टू एच बाई एम डी, लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी। यहाँ पे लैम्डा को हम बोलेंगे लैम्डा इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, लैम्डा इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अब यहाँ पे आगे जानेंगे यहाँ पे हम लैम्डा को रिलेशन बिटवीन लैम्डा एंड काइनेटिक एनर्जी हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। अब एक पार्टिकल है जिसकी काइनेटिक एनर्जी के ही है। सो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे हाफ mv², यहाँ पे है m इज द मास ऑफ द पार्टिकल एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। सो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ m² डिवाइड बाई m। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ m इंटू वी इज द मोमेंटम। सो यहाँ पे p² हो गया एंड दिस इज द m। सो p² इक्वल टू 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। सो यहाँ से p हो जाएगा √2m काइनेटिक एनर्जी, 2m काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे हम इसका वैल्यू रखेंगे डी ब्रॉगली वेवलेंथ में, d इक्वल टू h बाई एम वी डेट इज इक्वल टू h बाई p एंड डेट इज इक्वल टू p इक्वल टू √2m k। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं h बाई √2m k where m is the mass of the particle and k is the kinetic energy of the particle। k is the kinetic energy of the particle। सो यहाँ से हमारा ए रिलेशन आ गया डी ब्रॉगली वेवलेंथ में और काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल और डी ब्रॉगली वेवलेंथ में ए रिलेशन आ गया। नेक्स्ट हम इसको फर्दर देखते हैं कि नेक्स्ट में इफ ए चार्ज पार्टिकल having charge q is accelerated from rest under potential
ऑफ v वोल्ट यदि किसी चार्ज को एक्सलेट किया गया उसके रेस से अंडर पोटेंशियल v वोल्ट, देन फाइनल हम जानते हैं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मॉड डेट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड डेट इज इक्वल टू Q इंटू V। सो यहाँ पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो होगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है, सो हम लिख सकते हैं यहाँ पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो हो जाएगा Q इंटू V। सो यहाँ से इस रिजल्ट से अब यहाँ पे उस चार्ज पार्टिकल का जो काइनेटिक एनर्जी हो गया वो हो गया Q इंटू V, क्योंकि शुरू का जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे हमने 0 ले लिया। सो काइनेटिक एनर्जी अब हो गया Q इंटू V। सो यहाँ से हम एक नया रिलेशन लिख सकते हैं कि लैम्डा इक्वल टू H बाई mv एंड डेट इज इक्वल टू H बाई P एंड डेट इज इक्वल टू H बाई रूट अंडर 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी एंड डेट इज इक्वल टू H बाई रूट अंडर 2 इंटू m इंटू काइनेटिक एनर्जी यहाँ से Q इंटू B हो गया। सो यहाँ से हम डी ब्रोगली वेवलेंथ को एक पार्टिकल जिसकी मास m है उस पे चार्ज Q है और वो पोटेंशियल V में उसको रखा गया है, उसको एक्सलेट किया जा रहा है। सो उसमें रिलेशन A आ जाएगा, रिलेशन बिटवीन द डी ब्रोगली वेवलेंथ एंड ए चार्ज पार्टिकल हैविंग द चार्ज Q एंड मास m। सो फाइनली हम यहाँ पे डी ब्रोगली वेवलेंथ में, मोमेंटम में, उसके वेलोसिटी में, काइनेटिक एनर्जी में, उसके ऊपर जो चार्ज है उसमें, और उसका भी हियर पोटेंशियल, अप्लाइड पोटेंशियल के बीच में हम लोगों ने यहाँ पे रिलेशन देखा। हियर भी ए जो यहाँ पे कैपिटल भी लिखा हुआ है, ए है यहाँ पे वोल्टेज और ए यहाँ पे जो स्मॉल m लिखा हुआ है, ए है यहाँ पे वेलोसिटी। सो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दिस इज द वेलोसिटी एंड दिस इज द वोल्टेज इन व्हिच चार्ज पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड। सो ये रिलेशन हम लोगों ने यहाँ से हम लोग को ये रिलेशन मिला। अब यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल है, सपोज डैट हम इसको इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के लिए हम यहाँ पे एक वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे नोट में लिखिएगा, इफ़ एन इलेक्ट्रॉन इज accelerated, if an electron is accelerated from rest under potential of V volt, then डी ब्रोगली वेवलेंथ का यहाँ पे एक्सप्रेशन है h रूट अंडर 2m इंटू क्यू इंटू भी। अब यहाँ पे m क्या है, दिस इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेट इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। चार्ज जो है ये है 1.602
इंटू 10⁻⁻19 कूलम एंड यहाँ पे वोल्टेज, दिस इज द वोल्टेज अप्लाइड। एच की वैल्यू जो है वो है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। सो यहाँ से हम इसका वैल्यू यदि पुट कर दें तो ए लैम्डा इक्वल टू यहाँ से आ जाता है √150/V। V इज द पोटेंशियल अप्लाइड और V इज द पोटेंशियल डिफरेंस हम यहाँ पे बोल सकते हैं, और इसका जो आंसर आएगा वो एंगस्ट्रम में हो जाएगा। सो हम इसको याद कर लेते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन के लिए लैम्डा यहाँ पे कैलकुलेट करने, डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए आए तो √150/V हो जाएगा, और ये लगभग बराबर हो जाता है 12.23/√V एंगस्ट्रम के बराबर। अब यहाँ से हमने डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बारे में डिस्कस किया। यहाँ से हम लोगों ने देखा कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ है किसी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए अप्लाई किया जा सकता है, और इसका एक्सप्रेशन हम लोगों ने देखा डिफरेंट फॉर्म में। पहला मोमेंटम के फॉर्म में, फिर वेलोसिटी के फॉर्म में, फिर हमने देखा उसको पोटेंशियल अप्लाइड पोटेंशियल के फॉर्म में, और काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में हम लोग डिफरेंट तरह से इसका एक्सप्रेशन देखे। अब इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे जिससे हमको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। अब यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि कंपेयर द डी ब्रॉगली wavelength for de Broglie wavelength for proton and alpha particle कंडीशन ये है कि if there momentum is same। सेकेंड क्वेश्चन ये है if their velocity are same, if their velocities are same। थर्ड क्वेश्चन ये है कि if their kinetic energy are same। एंड फोर्थ क्वेश्चन ये है कि if they are accelerated from rest under same potential। Compare means we have to find out the ratio of de Broglie wavelength of proton and alpha particle। पहले तो देखेंगे यहाँ पे अल्फा पार्टिकल क्या होता है। अल्फा पार्टिकल ए हो जाता है He2+, और यहाँ पे हमको पता है कि यदि मास ऑफ प्रोटॉन mp है
सो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल ये हो जाएगा 4 mp, माने 4 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि He2+ में 2 न्यूट्रॉन है और 2 प्रोटॉन है, और प्रोटॉन का जो मास होता है वो न्यूट्रॉन के मास के बराबर है। इसलिए यहाँ पे हमने मास ऑफ अल्फा पार्टिकल को लिख दिया 4 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ द प्रोटॉन। ये यहाँ पे हमको डाटा दिया हुआ है। अब फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि रेशियो फाइंड आउट करना है। यदि मोमेंटम सेम है तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि लैम्डा इक्वल टू h बाई पी। h कांस्टेंट है और p दोनों के लिए सेम है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि लैम्डा प्रोटॉन डिवाइड बाई लैम्डा अल्फा पार्टिकल इक्वल टू 1:1। दैट इज द 1:1 आंसर हो जाएगा, क्योंकि p मोमेंटम दोनों के लिए सेम है और h क्या है, कांस्टेंट है। सो इसका आंसर 1:1 आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन में ये है कि इफ़ देयर वेलोसिटीज आर सेम, उनकी वेलोसिटी क्या है, सेम है, तो हम यहाँ से समझ सकते हैं लैम्डा इक्वल टू h बाई m इंटू वी। यदि उनकी वेलोसिटी सेम है तो उसके लिए h और v दोनों में कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि लैम्डा p डिवाइड बाई लैम्डा अल्फ़ा इक्वल टू, यहाँ से रेशियो निकालेंगे तो हम बोल सकते हैं दिस इज द मास ऑफ अल्फा पार्टिकल डिवाइड बाई मास ऑफ प्रोटॉन। सो ए 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन और ए मास ऑफ प्रोटॉन, सो यहाँ से 4/1। सो आंसर यहाँ के लिए हो जाएगा 4:1। थर्ड क्वेश्चन में हम ये देख रहे हैं कि उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम है, उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम है। सो यहाँ से लैम्डा इक्वल टू h बाई √2 इंटू m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो यदि काइनेटिक एनर्जी उनकी सेम होगी तो यहाँ पे उनका मास ऑफ पार्टिकल अलग अलग होगा। सो इस रेशियो में हम लिख सकते हैं कि लैम्डा प्रोटॉन लैम्डा अल्फा पार्टिकल इक्वल टू √, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल डिवाइड बाई मास ऑफ यहाँ से लिख सकते हैं दिस इज द मास ऑफ अल्फा पार्टिकल डिवाइड बाई मास ऑफ प्रोटॉन। सो यहाँ से 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाई मास ऑफ प्रोटॉन। सो यहाँ से 2 डिवाइड बाई 1। सो इसका आंसर हो जाएगा 2:1। इफ़ देयर काइनेटिक एनर्जी आर सेम, सो काइनेटिक एनर्जी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ मास का हम रेशियो लेंगे, √, मास का रेशियो लेंगे। सो m अल्फ़ा डिवाइड बाई mp। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें है इफ़ दे आर एक्सलेटेड फ्रॉम रेस्ट अंडर सेम पोटेंशियल। तो हम यहाँ पे डी ब्रॉगली वेवलेंथ का जो रिलेशन है पोटेंशियल से वो वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, और यहाँ पे हम जानते हैं कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू h बाई √2 इंटू m इंटू q इंटू v। सो यहाँ से H2 और यहाँ पे वोल्टेज अप्लाइड है वो दोनों पार्टिकल के लिए सेम है, लेकिन मास और Q यहाँ पे डिफरेंट है। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं रेशियो कि लैम्डा फॉर द प्रोटॉन एंड लैम्डा फॉर द अल्फा पार्टिकल इक्वल टू √, मास ऑफ द, यहाँ पे लिख सकते हैं मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल Q ऑफ अल्फा पार्टिकल मास ऑफ प्रोटॉन इंटू Q ऑफ प्रोटॉन। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4 इंटू mp और इंटू Q अल्फ़ा यहाँ पे 2 चार्ज होता है, सो 2e लिख देंगे, और यहाँ पे प्रोटॉन पे 1 प्रोटॉन का मास mp और यहाँ पे इसके लिए चार्ज
ई, सो यहाँ से दिस इज इक्वल टू 8 और सो आंसर यहाँ पे आ जाएगा 2√2। सो आंसर हमारा रेशियो हो जाएगा 2√2:1 विल बी द रेशियो। सो यहाँ से हम लोगों ने देखा कि कैसे जो डी ब्रोगली वेवलेंथ का रिलेशन है डिफरेंट टर्म में, उसको हम कैसे यहाँ पे डिफरेंट क्वेश्चन से हम लोग देखे कि कैसे रिलेशन से हम यहाँ से क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन देखने जा रहे हैं यहाँ पे, जहाँ से इसके बारे में कॉन्सेप्ट समझ में आएगा आपको। अब यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है कि ए गोल्फ बॉल ऑफ मास 100 ग्राम is traveling with velocity 100 kilometer per hour, 100 kilometer per hour. Find de Broglie wavelength of golf ball। यहाँ पे हमने गोल्फ बॉल को एक पार्टिकल माना जिसका मास 100 ग्राम है और उसकी वेलोसिटी जो है वो 100 किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ से हम डी ब्रोगली वेवलेंथ फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। सो लैम्डा इक्वल टू h/m इंटू भी। सो लैम्डा इक्वल टू h की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 और यहाँ पे मास है 100 ग्राम। सो इसको हम लिख सकते हैं कि डेट इज इक्वल टू 0.1 kg, mass equal to 100 gram, so this is equal to 0.1 kg into यहाँ पे 100 किलोमीटर पर आवर। सो यहाँ को हम चेंज करेंगे SI यूनिट में मीटर पर सेकेंड में। सो 1000 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई आवर 3600। सो ये मीटर पर सेकेंड में आएगा। लैम्डा का वैल्यू जो निकलेगा यहाँ से मीटर में निकलेगा। सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि 6.6 इंटू 3600 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 10⁻⁻34 एंड ए 0.1। सो यहाँ पे हम 0.4 इसको कर दे रहे हैं, 0.4 10⁻⁻4 कर दे रहे हैं। सो यहाँ से इसकी वैल्यू 6.6 इंटू 36 इंटू 10⁻⁻²। सो ये हो जाएगा 10⁻⁻36 मीटर। सो हम देख रहे हैं कि इसका जो रेंज आ रहा है, इसका वेवलेंथ का जो रेंज है वो बहुत कम है। इसका मतलब है कि ये बहुत कम वेव नेचर अपने आप में कंटेन किया हुआ है। सो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो हमने डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट किया,
इसका वैल्यू सिग्निफिकेंट नहीं है, इट कैन नॉट बी मेजर सिग्निफिकेंटली। सो यहाँ से इसीलिए इसका वैल्यू बहुत कम हो गया वेवलेंथ का। सो डी ब्रॉगली wavelength is defined for the microscopic particle and golf ball is not a microscopic particle, so wavelength की वैल्यू यहाँ पे बहुत कम आ गई। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग देख चुके थे कि लैम्डा इक्वल टू एच बाई एम भी, तो हम देख चुके थे कि मास यदि ज़्यादा है तो लैम्डा की वैल्यू बहुत कम आएगा, जो इस केस में यहाँ से पे हुआ। अब आगे हम बढ़ रहे हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फाइंड द डी ब्रॉगली wavelength, find the de Broglie wavelength of electron revolving in fourth orbit of B3+। तो यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे डी ब्रॉगली वेवलेंथ। सो लैम्डा इक्वल टू एच बाई एम भी, और यहाँ पे m is the mass of electron that is equal to 9.1 into 10 to the power minus 31 kg, और यहाँ से v हम फाइंड आउट करेंगे v इक्वल टू 2.188 इंटू 10 to the power 6 इंटू z बाई n मीटर पर सेकेंड। सो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.188 इंटू 10 to the power 6। z की वैल्यू यहाँ पे बेरिलियम के लिए B3+ के लिए 4 हो जाएगा, और n की वैल्यू ऑलरेडी 4 दी हुई है। सो मीटर पर सेकेंड, यहाँ से इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे, डेट इज इक्वल टू 2.188 इंटू 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे हम ये वैल्यू ला के रख देंगे। सो दिस इज 6.6 इंटू 10 to the power minus 34, 9.1 इंटू 10 to the power minus 31 kg इंटू 2.188 इंटू 10 to the power 6। सो यहाँ से ए मीटर में आंसर आ जाएगा, लैम्डा का वैल्यू ए आ जाएगा। तो इस तरह से हम लैम्डा वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे एक पार्टिकल कंसीडर कर रहे हैं और उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ यहाँ पे फाइंड आउट हम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है, इफ एन इलेक्ट्रॉन इज accelerated, if an electron is accelerated from rest under potential of 6 volt, find wavelength of
wavelength of electron, find wavelength of electron। सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि लैम्डा इक्वल टू, हम इलेक्ट्रॉन के लिए ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं 150/V, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल अप्लाइड इक्वल टू 150 डिवाइड बाई 6। सो ये हो जाएगा 5 एंगस्ट्रॉम, यहाँ से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एन इलेक्ट्रॉन is accelerated from its initial kinetic energy 2 electron volt under potential 4 volt, then find wavelength of electron। अब यहाँ पे हर क्वेश्चन में देख रहे हैं डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट में कि यहाँ पे हम एक पार्टिकल के वेव नेचर के चलते यहाँ पे हम उसका वेव लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं। दिस वेव लेंथ इज डिफरेंट फ्रॉम दैट वेव लेंथ वी हैव स्टडीड इन द केस ऑफ फोटोन्स। हमने फोटोन्स में जो वेव लेंथ पढ़ा था उससे ये डिफरेंट है, उसका मतलब अलग है। ये हम वेव लेंथ किसी पार्टिकल के वेव नेचर के चलते यहाँ पे निकाल रहे हैं। सो यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि इलेक्ट्रॉन का जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और हमने क्या कर दिया, उसको एक्सेलेरेट कर लिया, मतलब उस डायरेक्शन में हमने ऐसा पोटेंशियल अप्लाई किया जिससे उसमें एक्सेलरेशन आ जाए और उसकी काइनेटिक एनर्जी और बढ़ जाए। तो जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा वो 4 वोल्ट का करस्पॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा और 4 वोल्ट का जो करस्पॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जी हो गया वो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। सो पहले से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था और 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ऐड हो जाएगा। सो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी 2 माइनस काइनेटिक एनर्जी 1 इक्वल टू Q इंटू V और Q की जगह पे यहाँ पे क्या है, E है, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है और यहाँ पे V की जगह पे 4 वोल्ट है। सो यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया और इसकी वैल्यू काइनेटिक एनर्जी की 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रही। सो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। फाइनल काइनेटिक एनर्जी जब 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, जो तब उसका क्रॉसपॉन्डिंग जो पोटेंशियल होगा, जो उसका क्रॉसपॉन्डिंग पोटेंशियल होगा वो हो जाएगा 6 वोल्ट। सो क्रॉसपॉन्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल अप्लाइड डिफरेंस इक्वल टू 6 वोल्ट। सो यहाँ से हम लैम्डा फाइंड आउट कर लेंगे 150 डिवाइड बाई V and that is equal to 150/6, that is 5 एंगस्ट्रॉम। सो यहाँ से हम 2 क्वेश्चन डिस्कस किए, आगे हम और क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिख रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं हम कि इफ एन इलेक्ट्रॉन इज retarded
from its initial kinetic energy 10 electron volt under potential 4 volt, then find wavelength of इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे क्या है कि ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से चल रहा था और हमने क्या कर दिया, उसके अपोजिट में 4 वोल्ट अप्लाई कर दिया, जिससे उसका रिटार्डेशन हो गया और अब वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से उसकी काइनेटिक एनर्जी घट गई, उसकी वेलोसिटी घट गई। और यदि मैंने 4 वोल्ट अप्लाई किया तो उसके जस्ट अपोजिट में उसका करस्पॉन्डिंग जो काइनेटिक एनर्जी हुई होगी वो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुई होगी, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से वो डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी हो गया होगा। सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी 1 माइनस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेट इज द मॉड ऑफ डेल के ई इक्वल टू क्यू इंटू भी। यहाँ पे जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी था वो ज़्यादा था, इसीलिए मैंने ke1 लिख दिया, ke2 लिख दिया और यहाँ पे हमने 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख दिया। ke1 क्या है, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और यू हैव टू फाइंड आउट द ke2 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी फाइनल हो गई वो हो गई 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसका जो कोरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल है वो हो जाएगा 6 वोल्ट। सो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि लैम्डा जो है वो √150/V। सो दिस इज इक्वल टू 150 डिवाइड बाई 6 डेट इज द 5 एंगस्ट्रम। यहाँ से आंसर हम लोग फाइंड आउट कर देंगे। तो एक एक्सेलरेशन का केस था, दूसरा रिटार्डेशन का केस था। यहाँ पे हम लोग जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आएगी उसका करस्पॉन्डिंग वोल्टेज लेंगे और वहाँ पे इस वैल्यू इस फार्मूला में पुट कर देंगे, यहाँ से उसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कंपेयर द डी ब्रॉगली wavelength for Li2 plus and B3 plus if they are accelerated from rest under same potential under same potential सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हम यूज करेंगे लैम्डा इक्वल टू h/√2m इंटू क्यू इंटू वी। अब लिथियम Li2+ की बात करें तो यहाँ पे इसके लिए मास हो जाएगा 7। इक्वेशन में आपको गिवन रहेगा एटॉमिक मास
atomic mass of Li equal to 7 amu and atomic mass of B equal to 9 amu. सो यहाँ से मास हम 7 amu ले लिए, 7 यूनिट ले लिए यहाँ पे, और यहाँ पे चार्ज जो है, चार्ज डेट इज द Q m1 q1 दिस इज इक्वल टू 2e, और वहीं B3+ का बात करें सो m2 यहाँ से 9 amu ले लिया, और यहाँ पे Q2 जो है वो 3e ले लिया। सो यहाँ से m और q दोनों चेंज हो रहा है, और यहाँ पे वोल्टेज और h चेंज नहीं हो रहा है। सो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि लिथियम के लिए λ1, बेरिलियम के लिए λ2, दिस इज इक्वल टू m2 q2 डिवाइड बाई m1 q1, एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगा 9 इंटू 3e, और यहाँ पे ले लेंगे हम 7 इंटू 2e। सो दिस इज इक्वल टू, सो यहाँ से ये वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे 3√3 14। सो इसका रेशियो ए हो जाएगा। सो यहाँ से हम इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट इसमें थोड़ा पढ़ रहे हैं हम रिलेशन बिटवीन बोर्स मॉडल एंड डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट। दोनों रिलेशन को हम मिक्स करने जा रहे हैं, बोर्स मॉडल और डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट को। उससे जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट के बारे में हम देखेंगे। रिलेशन बिटवीन बोर्स मॉडल एंड डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट, रिलेशन बिटवीन बोर्स मॉडल एंड डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट। तो बोर्स मॉडल में हम देखें कि उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो NH/2π होगा, और डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट में लैम्डा इक्वल टू h/mv होगा। सो यहाँ से हम रिलेशन निकालेंगे mv r इक्वल टू NH/2π। According to Bohr's model, angular momentum is equal to integer multiple of h/2π, और ये बोर्स मॉडल से आया। और दूसरा रिलेशन है डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट का, डेट इज लैम्डा इक्वल टू h/mv। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, mv का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे और यहाँ पे इसको रख देंगे। सो यहाँ से mv इक्वल टू nh डिवाइड बाई 2πr, और इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। सो यहाँ से आ जाएगा लैम्डा इक्वल टू h/nh इंटू 2πr, एंड दिस इज इक्वल टू 2πr डिवाइड बाई n। सो यहाँ से हमको एक रिलेशन मिल रहा है कि n इंटू लैम्डा इक्वल टू 2πr। यहाँ से दोनों कॉन्सेप्ट से ये रिलेशन निकल के आया। अब इस रिलेशन का सिंपल मतलब समझेंगे कि इस रिलेशन का सिंपल मतलब क्या होता है। यहाँ पे हम देखेंगे कि 2πr इज द सर्कम्फरेंस ऑफ द ऑर्बिट, सर्कम्फरेंस ऑफ द डेट सर्कुलर पाथ, डेट इज द डेट ऑर्बिट, एंड
n is that orbit number and lambda is the wavelength. लैम्डा इज द वेवलेंथ, तो हम बोल सकते हैं वेवलेंथ दैट इज द लेंथ ऑफ वन कंप्लीट वेव, लेंथ ऑफ वन कंप्लीट वेव. सो यहाँ से हमको एक कंक्लूजन पता चलता है कि यदि सरकमफ्रेंस के बराबर n इंटू लैम्डा हुआ, इसका मतलब है उस ऑर्बिट में यदि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस किया जाएगा वो नंबर ऑफ वेव इक्वल होगा ऑर्बिट नंबर के बराबर. सो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन यदि यहाँ पे फिफ्थ ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, फिफ्थ ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेव जो है, नंबर ऑफ वेव भी फिफ्थ हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, क्योंकि यहाँ पे यदि वो इलेक्ट्रॉन फिफ्थ ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो 5 नंबर ऑफ वेव वहाँ पे इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रोड्यूस किया होगा. सो ए रिलेशन n इंटू लैम्डा इक्वल टू 2πr वैलिड होगा उसके लिए. सो यहाँ से इसका मतलब है कि फिफ्थ ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के द्वारा 5 कंप्लीट वेव प्रोड्यूस किए गए होंगे. सो दिस इज़ द 1 वेव, दिस इज़ द 2 वेव, दिस इज़ द 3 वेव, दिस इज़ द 4 वेव एंड दिस इज़ द 5 वेव. सो इस तरह से हम देखें कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक वेव है, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 वेव है, और यहाँ से लेके यहाँ तक 3 वेव है, और यहाँ से लेके यहाँ तक 4 वेव है, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 5 वेव है. तो इस तरह से जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो उस ऑर्बिट के नंबर के बराबर वो वहाँ पे वेव को प्रोड्यूस करेगा. सो यहाँ पे n इज़ द नंबर ऑफ वेव, number of wave and n is the number of wave and n is the orbit number, orbit number. So ए रिलेशन देखें हम कि बोर्स मॉडल और डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट में ए रिलेशन आया. अब यहाँ पे देखेंगे एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसके बारे में. क्वेश्चन ये है कि एन इलेक्ट्रॉन is revolving in fourth orbit of hydrogen atom. An electron is revolving in fourth orbit of hydrogen atom. Then find, first question, number of wave produced, एंड सेकेंड क्वेश्चन है कि फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन. सो यहाँ पे पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस एंड दैट इज इक्वल टू, चूँकि ये फिफ्थ ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है सो यहाँ से नंबर ऑफ वेव 4 हो जाएगा, और यहाँ पे वेव लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको फाइंड आउट करना है. सो यहाँ से हम उस फार्मूला का यूज करेंगे. यहाँ से n इंटू लैम्डा इक्वल टू 2πr, n की वैल्यू 4 है, 4 इंटू लैम्डा इक्वल टू 2πr, और r को हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे. r इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, और रेडियस ऑफ द ऑर्बिट का फॉर्मूला हमको पता है, r इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, एंगस्ट्रम में आएगा 0.529, n की वैल्यू 4 स्क्वायर, जेड की वैल्यू वो 1,
एंगस्ट्रॉम। सो ए हो जाएगा 0.529 इंटू 16 एंगस्ट्रॉम। अब यहाँ पे यदि एंगस्ट्रॉम में इसका वैल्यू रखेंगे तो लैम्डा का भी वैल्यू एंगस्ट्रॉम में आएगा, इसको मीटर में रखेंगे तो लैम्डा की वैल्यू मीटर में ही आएगी। सो हम बोल सकते हैं 4 इंटू लैम्डा इक्वल टू 2 इंटू 3.14 इंटू आर की वैल्यू 0.529 इंटू 16। सो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं 2 इंटू 3.14 इंटू 0.529 इंटू 16 डिवाइड बाई 4। सो दिस इज इक्वल टू 3.14 इंटू 0.529 इंटू 8, इतना एंगस्ट्रॉम आंसर ए आ जाएगा। सो इस तरह से हम लोगों ने देखा रिलेशन बिटवीन द बोर्स मॉडल एंड द डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट।